गुड इवनिंग एवरीवन। होप आप सब अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि कैसे एक चार्ज क्या होता है और उसके बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने सीखा था और कुछ चार्ज के बारे में बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आपको बताया गया था और उससे रिलेट करके बताया गया था कि आखिर चार्ज होता क्या है। आज अपने लेक्चर को फिर से हम लोग फर्दर बढ़ाते हैं और देखते हैं कि चार्ज के बारे में और कुछ क्या हम जान सकते हैं और हम लोग क्या क्या सीखेंगे। ठीक है, तो हमारा लेक्चर्स को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। चलिए, पिछले क्लास में हमने ये देखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखा था। एक बार क्विक रिकैप कर देते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो एक मैटर का ही प्रॉपर्टी होता है which produces and experiences electrical and magnetic effect। और ये भी हमने देखा था कि चार्ज या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या तो नेगेटिवली चार्ज होगा। जैसे कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन हो गया, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन हो गया। और चार्ज क्या होता है? वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कुलम, और प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कुलम। ठीक है, एक में पॉजिटिव होता है, एक में नेगेटिव होता है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि इसका यूनिट क्या होता है। तो चार्ज का यूनिट एसआई यूनिट कुलम होता है और सीजीएस में इसका यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। और 1 कुलम इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 का पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। और इसका एक और यूनिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट किसके बराबर होता है? 10 कुलम के बराबर। मतलब कि 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज इक्वल्स टू एक कुलम में 3 इंटू 10 का पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, तो 1 EMU में 3 इंटू 10 का पावर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, तो ये हमने सीखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कैसे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में क्या होता है। तो ये देखे थे, इलेक्ट्रिकली एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर उसका न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब कर दिया जाए तो उसमें उस एटम को हम चार्ज कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो नेगेटिवली चार्ज होगा या पॉजिटिवली चार्ज होगा। ये डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज किया या इलेक्ट्रॉन को गेन किया। हमेशा इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा, प्रोटॉन मूव नहीं करेगा। ये भी देखे थे कि दो लाइक चार्जेस है तो वो आपस में दुश्मन, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पसंद नहीं करेंगे। और दो अनलाइक चार्जेस है, जैसे कि एक प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों एक दूसरे से फ्रेंडशिप करना चाहेंगे, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली प्लस प्लस रिपेल करेगा, माइनस माइनस भी रिपेल करेगा और प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद हम लोग देखे थे कि चार्ज एक एटम से दूसरे एटम पे चार्ज फ्रैक्शन में कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है, हमेशा वो ट्रांसफर होता है इंटीग्रल मल्टीपल पे। मतलब Q इक्वल्स टू एनी बोले तो n का मतलब होता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, 1000 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन में कभी ट्रांसफर नहीं होगा। हमेशा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, चार्ज ट्रांसफरेबल है, वन बॉडी से एक दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर हो जाता है। चार्ज अगर है मतलब वहां पे मास भी है, लेकिन मास है तो जरूरी नहीं कि वहां चार्ज होगा। ठीक है, कंजर्व्ड होता है, चार्ज हमारा कंजर्व्ड होता है। ठीक है, ये भी देखे थे कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। जब अगर इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पे है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को वेलोसिटी से मोशन पे ले आए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और अगर वेलोसिटी चेंजिंग वेलोसिटी हो, वेलोसिटी चेंज करता हो, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, चेंज करता हो, तो हमने देखा था कि वेलोसिटी चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा।
और मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। मतलब कि ये ऑसिलेट करते रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये ऑसिलेट करते रहता है, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसी को बोल रहे हैं। वो बहुत ही बड़ा एडवांसमेंट था देखा जाए तो यहाँ पे हमने ये भी पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो अब हम अपना फर्दर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, ये कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। ठीक है, पॉइंट चार्ज क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि पॉइंट चार्ज क्या होता है, उसका साइज छोटा होगा। और सपोज दो चार्ज है, ये एक चार्ज है, एक चार्ज ये है, ये प्लस भी हो सकता है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के बारे में अगर बात करें तो पॉइंट चार्ज इट मे बी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और मे बी नेगेटिव, दोनों हो सकता है पॉइंट चार्ज। और एक टेस्ट चार्ज भी होता है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज में डिफरेंस पता चल गया पहला ही, क्या पॉइंट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉइंट चार्ज का पोजीशन जो होगा वो फिक्स्ड रहेगा, पोजीशन इसका फिक्स्ड रहता है। साथ ही साथ पॉइंट चार्ज का जो डायमेंशन है इसका, ये डायमेंशन जो है इसका, इसके डिस्टेंस के कंपैरिजन में, डायमेंशन जो है इसके डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा। तो यहां लिख सकते हैं डायमेंशन जो होगा वेरी स्मॉल कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम, कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस के कंपैरिजन में इसका जो डायमेंशन होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा। तो पॉइंट चार्ज को पॉइंट चार्ज कहलाने के लिए ये क्राइटेरिया है, ये होना चाहिए। तो ये पॉइंट चार्ज। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि चार्ज ऑन अ कंडक्टर। चार्ज ऑन अ कंडक्टर, देखिए जब भी कभी कोई चार्ज कंडक्टर, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है? कंडक्टर क्या होता है, नाम से ही पता चलता है, जो कंडक्ट करे। कंडक्ट मतलब क्या कि सपोज हमारा ये कोई रॉड है, अगर ये हमारा कंडक्टर है तो अगर हम यहां कोई चार्ज को देंगे तो ये चार्ज पूरा यहां फ्लो करने लगेगा, ये यहां पे फ्लो करने लगेगा। जैसे कि कोई स्विच बोर्ड में एक मेटल का आप रॉड डालते हैं तो मेटल का ये सिरा उस वायर से कनेक्टेड है, लेकिन यहां पे आपका हाथ है तो आपको शॉक लगता है। क्यों? क्योंकि वो चार्ज यहां तक फ्लो हो गया और आपको ये कंडक्ट किया। इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा, हीट को भी कंडक्ट करेगा और आपको शॉक लग जाता है। तो कंडक्टर वो होता है कि जहां पे कहीं पे भी अगर आप उसको चार्ज दिए तो वो चार्ज पूरे बॉडी में फ्लो करने लगेगा। ये कंडक्टर हुआ, ये कंडक्टर हुआ। लेकिन इसी का उल्टा इंसुलेटर अगर होता, इंसुलेटर अगर है तो इंसुलेटर में यदि कोई आप चार्ज देते हैं, पॉजिटिव मान लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज दिए तो वो यही का यही रहेगा, ये फ्लो नहीं करेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है कंडक्टर का और इंसुलेटर के बीच का। बेसिक डिफरेंस यही है कि चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर, व्हेनेवर चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर इट स्टार्ट्स फ्लोइंग, लेकिन इंसुलेटर पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम यहां पे जो हमारा टॉपिक है कि एक कंडक्टर पे अगर हम चार्ज देंगे तो क्या होगा, एक कंडक्टर पे यदि हम चार्ज देंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जब भी किसी कंडक्टर पे हम लोग चार्ज देते हैं, जब भी किसी कंडक्टर पे हम लोग चार्ज देते हैं, सपोज कर लिए कि ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, तो जब भी कभी भी हम इस पे चार्ज देंगे, जब भी पॉजिटिव चार्ज यहां देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये यहां नहीं रहेगा और इसके सरफेस पे जाके चला जाएगा, और इसके सरफेस पे ये चला जाएगा।
यहाँ पे चला जाएगा सरफेस पे। जितना जो भी हम लोग चार्ज देंगे वो अंदर पे ना रह के वो उसके सरफेस पे चला जाता है, सरफेस पे चला जाता है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिए तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा और इसको दूर भेजेगा, तो दूर भेजेगा तो आउटर सरफेस पे चला जाता है। हालांकि 12th में आपको इसके बारे में और भी कर सकते थे गॉस लॉ से कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, उससे खैर वहां पे अभी नहीं जाना है। बस ये समझिए कि पॉजिटिव चार्ज अगर हम यहाँ पे दिए तो पॉजिटिव चार्ज हमारा सरफेस पे अपीयर हो जाता है। ठीक है, समझने के लिए बोल सकते हैं कि प्लस 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 है, जैसे दिए तो एक दूसरे को रिपेल करके ये दूसरे एक दूसरे से दूर भेजेगा और सरफेस पे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही यहां पे बोल रहा है कि जब भी चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर ऑलवेज रिसाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस, आउटर सरफेस पे रिसाइड करेगा। अब होता है कि आपके पास दो तरह का बॉडी हो सकता है, जैसे कि ये यूनिफॉर्म बॉडी है। दूसरा बॉडी ये भी हो सकता है आपके पास कि कुछ इस टाइप का टेढ़ा मेढ़ा इस टाइप का बॉडी आ गया, इस टाइप का बॉडी आ गया। ठीक है, इस टाइप का भी बॉडी हो सकता है। तो देखिए अगर हम कंपैरिजन करें ये इसके इस पे, देखिए ये पार्ट को कंपेयर करें और ये पार्ट को कंपेयर करें तो देखिए ये एक बड़ा सर्कल का पार्ट, कर्व जो बन रहा है इसका एक बड़ा सा सर्कल का पार्ट होगा, और ये जो बन रहा है ये एक छोटा सर्कल का पार्ट होगा। तो इसका जो रेडियस होगा वो कम होगा और इसका जो रेडियस होगा वो ज्यादा होगा, R1 ये R2। तो क्लियरली दिख रहा है कि R1 जो है वो लेस देन R2। ठीक है, तो अगर इसमें बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म बॉडी है और एक नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है, देखिए, और जब भी कभी भी हम कंडक्टर पे चार्ज देते हैं वो सरफेस पे चला जाता है। अब ये कहना क्या चाह रहा है समझिए कि चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर ऑलवेज रिसाइड्स ऑन इट्स सरफेस, ठीक है, आउटर सरफेस। दिस इज व्हाई बोथ a solid and hollow conducting sphere outer radius will hold maximum equal charge। ये जो आउटर रेडियस है ये सबसे ज्यादा चार्ज होल्ड करेगा। इफ सरफेस इज यूनिफॉर्म, अगर ये सरफेस यूनिफॉर्म है, सरफेस अगर यूनिफॉर्म है तो मान लीजिए इसका जो रेडियस है ये r है, इसका जो रेडियस है वो r है, और जो भी हम चार्ज दिए वो तो पूरे के पूरे सरफेस में ना, फुटबॉल मान लीजिए तो पूरा का पूरा सरफेस में ना चला गया। तो अगर हमसे कोई पूछे तो लिख सकते हैं कि 4 पाई r स्क्वायर, यही ना सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर होता है, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर बोलिए या स्फीयर बोलिए, 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई r स्क्वायर में हम जो भी चार्ज दिए वो दिए q, जो भी चार्ज इसको दिए तो वो जाके कहां चला गया, सरफेस एरिया पे, सरफेस एरिया पे। तो 4 पाई r स्क्वायर में q, तो यूनिट एरिया में कितना, तो यूनिट एरिया में हो जाएगा आपका, यूनिट एरिया में कितना हो जाएगा, यूनिट एरिया में हो जाएगा q बाई 4 पाई r स्क्वायर। यूनिटरी मेथड से q बाई 4 पाई r स्क्वायर, यही हमारा यूनिट एरिया में सरफेस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये यूनिफॉर्म बॉडी है तो यूनिट एरिया में q बाई 4 पाई r स्क्वायर ये हमारा चार्ज हो गया। लेकिन अगर ये नॉन यूनिफॉर्म बॉडी होता तो ये वाला पार्ट में कुछ और चार्ज होगा और ये वाला पार्ट में कुछ और चार्ज होगा। ठीक है, तो जिसका देखिए रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, मतलब अगर रेडियस ज्यादा तो वहां पे चार्ज कम हो जाएगा और रेडियस यदि कम तो वहां पे ज्यादा चार्ज हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म बॉडी में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म बॉडी में अगर पूछा जाए कि यहां पे ज्यादा चार्ज होगा तो कि यहां पे ज्यादा चार्ज होगा, तो हमारा आंसर होगा कि यहां पे ज्यादा चार्ज होगा, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो कम है, और रेडियस कम है तो वो यूनिट एरिया, इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा यहां पे ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। ठीक है, और यहां पे थोड़ा सा कम चार्ज स्टोर होगा। तो यही चीज यहां पे बोलना चाह रहा है, if surface is uniform the charge distributes uniformly on the surface, and for irregular surfaces, अगर irregular surfaces है तो यहां पे कुछ और चार्ज स्टोर होगा, यहां पे कुछ और, यहां पे कुछ और। तो irregular surfaces the distribution of charge, that is charge density is not uniform। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, एक यूनिट एरिया पे जो चार्ज स्टोर होता है उसी को चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। जैसे कि ये चार्ज डेंसिटी है, तो
डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। अब बताइए, बोला है इट इज मैक्सिमम वेयर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मिनिमम। ऑब्वियस सी बात है कि जहां पे रेडियस, क्योंकि चार्ज डेंसिटी जो होता है, चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर होता है। देखिए, चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया को ही हम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो साफ दिख रहा है कि चार्ज डेंसिटी हमारा रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और रेडियस देखिए यहाँ पे छोटा है, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी, यहाँ जो सिग्मा 1 होगा और यहाँ चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 होगा, तो सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 होगा। यही बोल रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मिनिमम एंड वाइस वर्सा, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। देखिए, ये भी एक शार्प पॉइंट होता है। दिस इज व्हाई चार्ज लीक्स फ्रॉम अ शार्प पॉइंट। इसका क्या मतलब है, ये समझते हैं, ठीक है। देखिए, होता क्या है, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इसको हम ऐसे करके इस टाइप से कर दिए, ठीक है। अब इस पे हम चार्ज दे रहे हैं, तो चार्ज हमारा मूव करके यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, और यहां पे जो एरिया है वो मिनिमम है। वहां पे जो एरिया है ये मिनिमम है, ठीक है। यहां जो एरिया है वो मिनिमम है, एरिया जो है यहां पे वो मिनिमम है। तो एरिया जो मिनिमम है, तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो Q/4πr² जो होता है, तो ये भी एरिया तो मिनिमम हो जाएगा ना, ये एरिया भी तो मिनिमम हो जाएगा। या सपोज 4πr², अगर इसको आप नहीं लिखते हैं, 4πr² नहीं लिखते हैं, सीधा लिखिए कि डिवाइडेड बाय एरिया, तो क्योंकि यहां तो एरिया मिनिमम है, अगर यहां कोई बात करे तो यहां एरिया ज्यादा है, यहां बात करे तो यहां एरिया मिनिमम है, तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा यहां तो ये मैक्सिमम होगा ना, क्योंकि एरिया मिनिमम तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम। तो अगर यहां पे अगर ये चीज मैक्सिमम हो गया, तो यहां पे बाद में आप लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां पे बहुत ज्यादा हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहां पे अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि यहां जो एयर के मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स हैं, वो उसमें से ये क्या करेगा, उसमें से जो उसका प्लस और माइनस है वो माइनस को अपने और अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया पे जो भी आएंगे, क्योंकि इसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, तो वो अट्रैक्ट करेंगे और ये आयनाइज्ड हो जाएंगे, आयनाइज्ड हो जाते हैं एयर के पार्टिकल्स, ठीक है। तो खैर उसी को हम लोग, तो यहाँ पे एक ब्लूइश कलर ग्लो करने लगता है, जिसको कोरोना बोलते हैं हम लोग, कोरोना डिस्चार्ज ऐसा बोलते हैं। वही शार्प पॉइंट, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट होता है ना, ठीक है। वो बस समझ जाइए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके वजह से एयर पार्टिकल्स का भी आयनाइजेशन हो जाता है, ये ब्लूइश ग्लो करने लगता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट, ठीक है। कोरोना डिस्चार्ज भी बोलते हैं उसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। देखिए ये क्या है, इसको समझते हैं, ये जरूरत पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग देखते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो तीन तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको समझने के लिए हम लोग समझ ऐसे करते हैं कि हमारे पास एक अजगर सांप है, ठीक है। ये सपोज 5 मीटर का है अजगर सांप, ये सपोज हमारा 5 मीटर का अजगर सांप है, ठीक है, स्नेक है। इसका मोटाई यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा यूनिफॉर्म है, मतलब बराबर है, ठीक है। अगर हमसे कोई पूछे कि भाई 5 मीटर पे इस अजगर सांप का वजन अगर 10 केजी है, तो बताइए 1 मीटर पे कितना होगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, सिंपल यूनिटरी मेथड से करेंगे कि 5 मीटर पे अगर इसका वजन 10 केजी है, तो 1 मीटर पे कितना होगा, तो 10/5 केजी, मतलब कि 2 केजी होगा 1 मीटर पे,
यही हुआ ना, यही हुआ ना कि लीनियर चार्ज डेंसिटी ये क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, एक यूनिट लेंथ पे क्या चार्ज है, एक यूनिट लेंथ पे क्या चार्ज है। टोटल आपको बता देगा कि 5 मीटर पे इतना चार्ज है, तो एक यूनिट लेंथ पे क्या होगा, यही है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो देखिए इस पे अगर हमसे कोई पूछे कि यूनिट लेंथ पे क्या है इसका मास, इसको मास बोल सकते हैं कि यूनिट लेंथ पे क्या मास है, तो टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ कर दिए तो हमारा काम बन गया। टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ कर दिए तो यूनिट लेंथ पे 1 मीटर पे कितना होगा ये नहीं पता चल जाएगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए यहां से यहां तक में, यहां से यहां तक में अगर ये 10 केजी के जगह ये अब चार्ज दे देता और बोल देता कि 10 कूलम चार्ज है, 10 कूलम चार्ज है और लेंथ 5 मीटर है, तो बताइए 1 मीटर पे कितना कूलम, 1 मीटर पे कितना कूलम चार्ज है, तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ 5, तो कितना हम लोग लिख देते कि 2 कूलम। तो यही हमारा क्या हो गया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक यूनिट लेंथ पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सिंपल क्या लिखा हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। देखिए टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, यही तो है लीनियर चार्ज डेंसिटी। सिमिलरली अगर हमसे कोई पूछे, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमसे कोई पूछे सरफेस चार्ज डेंसिटी बताइए, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जब भी आता है तो वो एरिया का बात करता है। लीनियर मतलब वो लेंथ पे कितना, एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी पे एक यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है। तो यूनिट एरिया पे सपोज अगर ऐसे करके हमको बता दे कि यहां पे जो चार्ज है वो 20 कूलम है, कितना चार्ज है 20 कूलम, और इसका हमसे कोई पूछ दे कि बोल दे कि इसका एरिया जो है वो एरिया है सपोज 5 मीटर स्क्वायर, तो बताइए यूनिट एरिया पे क्या होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 5 मीटर स्क्वायर पे 20 कूलम, तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना 20/5 मतलब कि 4 कूलम, यही है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। इससे आपको सिग्मा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से, और वो भी वही सेम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। और ये भी क्या, टोटल चार्ज, जो भी मतलब कि यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 50 कूलम चार्ज है और वॉल्यूम है हमारा 10 मीटर क्यूब या 10 mm क्यूब या 10 सेंटीमीटर क्यूब, डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, तो अगर 10 सपोज बोल दिया चार्ज है हमारा 50 कूलम और वॉल्यूम है हमारा वॉल्यूम है हमारा सपोज 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो बोलेगा एक यूनिट वॉल्यूम पे क्या होगा। तो यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो यूनिट वॉल्यूम, तो बताइए 10 सेंटीमीटर क्यूब में अगर हमारा 50 कूलम चार्ज है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या हो जाएगा 50/10 मतलब कि 5 कूलम, और मतलब कि इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना हो गया 5 कूलम, ठीक है। तो इस टाइप का निकालते हैं हम लोग, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेंथ पे कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज कितना डिवाइडेड बाय एरिया, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। चलिए अगला स्लाइड पे बढ़ते हैं। देखिए ये कुलम्स लॉ, कुलम्स लॉ क्या बोला, कुलम्स लॉ बोलता है कि अगर हमारे पास दो चार्ज है, सपोज प्लस Q1 है, इसको इधर मिटा देते हैं, सपोज दो चार्ज है हमारा प्लस Q1 एक है और दूसरा चार्ज है यहां पे प्लस Q2, ठीक है। ये दो चार्ज है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है
वो सपोज हमारा आर है, स्मॉल आर। ठीक है, तो कुल्लम साहब ने क्या बोला कि इन दोनों के बीच में, आपको पहले ही बताया गया है कि दो लाइक चार्जेस अगर पड़े हैं तो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करता है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस है ना। तो प्लस और प्लस है तो रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो इन दोनों के बीच में अगर ये इसको धक्का देगा इधर और ये इसको धक्का देगा इधर, ये इसको धक्का देगा इधर, ठीक है, तो कुल्लम साहब ने बोला कि दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का। तो Q1 इंटू Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये कुल्लम साहब ने कहा। ठीक है, ये यही है, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। और ये भी कहा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है ना, मतलब कि दोनों का चार्ज का वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, और दोनों के बीच में जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। ठीक है, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट लेके आएंगे, उसको बोला गया K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही है कुल्लम्स लॉ। अब बात आता है कि ये K का वैल्यू क्या होगा, तो ये K का जो वैल्यू होता है वो K का वैल्यू कितना होता है, तो K का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। K का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ठीक है। अब सवाल उठता है कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा या एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि ये है, इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 9 इंटू 10 का पावर 9। अगर आपसे कोई पूछे यूनिट क्या होगा, तो यूनिट अगर आप भूल गए हैं तो के, इसी का ना यूनिट पूछा जा रहा है, के ही को तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोला गया है। तो इसका अगर यूनिट हमसे कोई पूछे तो बताइए फोर्स इंटू आर स्क्वायर, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, आर स्क्वायर का यूनिट मीटर का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, और Q1 Q2 नीचे जाएगा ना, तो Q1 का भी कुल्लम और Q2 का भी कुल्लम, तो कुल्लम स्क्वायर हो जाएगा और ये नीचे जाएगा और नीचे से फिर ऊपर लेके जाएंगे तो कुल्लम का पावर -2 हो जाएगा। तो यही इसका यूनिट हो जाएगा। देखिए सॉरी ये नहीं, हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये हमारा यूनिट हो जाएगा। देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कुल्लम स्क्वायर, अगर ऊपर लेके जाएंगे तो कुल्लम का पावर -2। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कुल्लम का पावर -2। सवाल कभी ये भी पूछ देता है कि इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा, इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा, तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं 9 इंटू 10 का पावर 9 कि क्या। तो आपको अलग अलग याद रखना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये होता है। अगर आपसे पूछ दे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू सिर्फ, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये होता है कितना 8.854 इंटू 10 का पावर -12। अगर इसका भी यूनिट पूछे तो यूनिट आराम से निकाल सकते हैं, इसको इधर ले आइए और इसको नीचे ले आइए, तो क्या आ जाएगा देखिए, तो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाइए और ये पूरे के पूरे यूनिट को यहां लेके आइए, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये न्यूटन का पावर माइनस में हो जाएगा, ये मीटर भी माइनस में चला जाएगा और ये कुल्लम प्लस में चला जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा यूनिट। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू याद रखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुल्लम स्क्वायर, और सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना 8.854 इंटू 10 का पावर -12, और इसी का बस उल्टा कर दीजिए, न्यूटन है प्लस में तो उसको माइनस में, मीटर को +2 है तो मीटर -2, और कुल्लम -2 है तो कुल्लम को +2। ठीक है,
तो यही था हमारा कुलम्स लॉ, यही था हमारा कुलम्स लॉ। याद रहे ये एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, हैज अ वैल्यू इतना, ये वैक्यूम पे है। एप्सिलॉन नॉट ये वैक्यूम पे ये वैल्यू होता है। एप्सिलॉन नॉट ये वैक्यूम अगर हो तब ये वैल्यू होता है। अगर वैक्यूम के जगह कोई मीडियम अगर चेंज कर देंगे, मान लीजिए इन दोनों के बीच में पानी ले आइए, पानी या कुछ दूसरा मीडियम चेंज कर दीजिए, तो ये अब एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, एप्सिलॉन बन जाएगा। तब यहां पे हमको क्या लेना पड़ेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन लेना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये